नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पाकवड़ा क्षेत्र में काजल के पड़ोस में मुस्लिम युवक अरमान रहता था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनके बीच प्रेम तभी पनप गया था जब वे किशोरावस्था की दहलीज पार कर चुके थे। पहले इसकी भनक अरमान के फैमिली वालों को लगी थी। उन्होंने तुरंत समाज और परिवार की लोकलाज और मर्यादा को भांपते हुए अरमान को कैरियर बनाने के लिए दुबई भेज दिया था। बीते दिनों सर्दियां शुरू होने से पहले अरमान करीब 4 साल बाद दुबई से अपने घर लौटकर आया था। उसके जेहन में काजल बसी हुई थी। उसका खूबसूरत मासूम चेहरा वो भुलाए नहीं भूल पाया था। उसने किसी तरह से उसका नया मोबाइल नंबर पता कर लिया था। रात का समय था। काजल की आंखों में नींद नहीं थी। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उंगलियां सरका रही थी। कभी रील तो कभी ओटीटी और फिल्मों के शॉर्ट वीडियो देखने लगी थी। रात के 11 बज चुके थे। तभी स्क्रीन पर व्हाट्सएप मैसेज चमकने लगा। लव के इमोजी के साथ लिखा था, हाय, पहचाना मुझे? कुछ पल रुककर उसने जवाब टाइप कर दिया, नहीं, कौन हो? अगला मैसेज था, अरे मैं अरमान। कौन अरमान? वही तुम्हारा अरमान, अरमू। इस मैसेज के पढ़ने के बाद काजल की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने तुरंत मैसेज आने वाले नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर दिया। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। दरअसल दोनों पड़ोसी थे। वे सिर्फ पड़ोसी होने के नाते ही एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते थे, बल्कि उनके बीच प्रेम पनप चुका था। बीते 4 साल पहले अचानक अरमान दुबई चला गया था। उसके बाद काजल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी थी। सालों बाद अरमान की आवाज सुनकर काजल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मन में हलचल होने लगी थी। अगले रोज वे मिले, लेकिन फैमिली वालों से छिपकर। उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने फैमिली और मोहल्ले वालों की नजरों से बचकर रहना होगा, कारण वे अलग अलग धर्मों के थे। लोगों को बात का बतंगड़ बनाने में जरा भी समय नहीं लगेगा। वैसे भी समाज की नजरों में हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा बेकार की चीज बन गई है। अरमान सालों बाद अपनी प्रेमिका काजल को पाकर खुश था। उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि काजल उसे जरा भी नहीं भूल पाई थी। लंबे अरसे बाद भी उसका प्रेम जस का तस था, बल्कि उनके प्रेम में और भी गहराई आ गई थी। वे अब प्यार मोहब्बत की बातों के साथ साथ आगे की सुनहरी जिंदगी के सपने बुनने लगे थे। उनके बीच फोन पर बातें होने लगी थी। बात 18-19 जनवरी 2026 की रात की है। अरमान को काजल की याद सता रही थी। काजल का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जबकि दोनों के बीच फोन पर काफी बातें हो चुकी थी। काजल रजाई में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज उसे सुनाई दी। उसने रजाई में लेटे लेटे झांक कर देखा। अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसने मोबाइल की रोशनी में देखा तो सामने अरमान खड़ा था। वो चौंक गई। अभी वो कुछ और सोच पाती उससे पहले उसे अपने भाई सतीश की आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था, कौन है, कौन है? उसकी आवाज सुनकर काजल अलर्ट हो गई। वो समझ गई कि अरमान को यहां आते हुए सतीश ने शायद देख लिया है। उसने तुरंत अरमान को अपनी रजाई में छिपा दिया और कमरे से बाहर निकल गई। तब तक सतीश उसके पास पहुंच चुका था और बोला, अभी अभी मैंने किसी को तुम्हारे कमरे में जाते हुए देखा है। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुम्हें कोई धोखा हुआ है। कौन आएगा इतनी रात को? काजल बोली, लेकिन उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। उसकी बात का जवाब दिए बगैर सतीश सीधा उसके कमरे में जा घुसा और बत्ती जला दी। रजाई पर नजर जाते ही बोला, ये कौन है? कोई तो नहीं, काजल बोली। कोई कैसे नहीं है? वो देखो, रजाई उठी हुई नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें? सतीश बोला और तुरंत
रजाई को खींच लिया। उसमें दुबका अरमान हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरने लगा। सतीश ने तुरंत उसे दबोच लिया और आवाज दी, राजा राम, जल्दी आना काजल के कमरे में, देखो यहाँ क्या हो रहा है। सतीश का भाई राजाराम पास के कमरे में ही था। वो अधकचरी नींद में उठा और भागकर सतीश के पास पहुंच गया। वहां सतीश बड़ी मुश्किल से अरमान को दबोचे हुए था। वो निकलने की कोशिश कर रहा था। राजाराम ने उसके हाथ पैर बांध दिए। उन्हें पहले से काजल और अरमान के प्रेम संबंधों के बारे में भनक थी। लोगों से उनके बारे में कई शिकायतें मिल चुकी थी, किंतु इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था कि अरमान उसकी बहन के कमरे में उसकी रजाई में मिलेगा। अरमान को वहां पाकर दोनों भाई जितने आक्रोशित थे, उतनी ही नाराजगी बहन काजल के प्रति भी थी। सतीश ने गुस्से में दोनों की पिटाई शुरू कर दी। राजाराम बोला, आज इनकी खैर नहीं होने दूंगा, अभी रिंकू भैया को बुलाता हूं। उनका बड़ा भाई रिंकू उस समय अपनी ससुराल अमरोहा देहात में था। वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ वहीं रहता था। सतीश ने उसे फोन करके बुलाया। वो 1 घंटे में ही कार से अपने घर पहुंच गया था। उस समय रात का करीब 1 बज चुका था। आते ही वो आग बबूला हो गया। गुस्से में चीखता हुआ बोला, खत्म कर दो साले को, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भैया ऐसा मत करना, मैं अरमान से प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। हाथ पैर बंधी काजल रोती हुई बोली, तू चुप रह, सारी फसाद की जड़ तू ही है, तू जिंदा रहेगी तब ना उससे प्यार करेगी। सतीश गुस्से में आंखें दिखाता हुआ बोला, मैं कई दिनों से इन पर नजर रखे हुए था, आज पकड़ में आया है, वो भी रंगे हाथों। तीनों भाइयों की आंखों में अरमान और बहन काजल के प्रति अजीब सा गुस्सा था। रिंकू फावड़ा ले आया। तब तक सतीश और राजाराम मिलकर अरमान और काजल के हाथ पांव को और मजबूती से बांध चुके थे, ताकि वे किसी भी तरह से विरोध ना कर सके। तीनों ने मिलकर फावड़े से वार करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उस रात तीनों भाइयों ने मिलकर दोनों के शवों को ठिकाने भी लगा दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव उमरी सब्जीपुर की थी, जहां सैनी परिवार के 3 भाइयों ने झूठी शान के नाम पर एक प्रेमी जोड़े की बेरहमी से हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि प्रेमी मुस्लिम समाज का था। अगले रोज 19 जनवरी 2026 को उमरी सब्जीपुर के ही रहने वाले अरमान के पिता हनीफ को बेटे के घर पर नहीं होने की चिंता होने लगी। वो पाकबड़ा थाने में अरमान की गुमशुदगी की सूचना लिखवाने भी गए। उन्होंने एसएचओ योगेश कुमार को बताया कि उसका बेटा अरमान 18 जनवरी की शाम से ही घर पर नहीं है। रात को वो घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है, जबकि अरमान के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी के साथ हनीफ ने पड़ोसी गणपत सैनी पर शक जाहिर करते हुए बताया कि उनका बेटा प्रेम प्रसंग के चलते लापता हो गया है। इस पर एसएचओ ने उल्टे हनीफ से ही सवाल कर दिया कि कहीं उसका बेटा ही गणपत की बेटी को भगाकर तो नहीं ले गया। इसका पता लगाने के लिए गणपत की बेटी के बारे में पता करना होगा। इसी के साथ एसएचओ कुमार ने हनीफ को जानने के लिए कहा और गणपत के बारे में पता लगाने के लिए एक सिपाही को गणपत सैनी के घर भेज दिया। उसी रोज पुलिस को पता चला कि गणपत सैनी की बेटी काजल सैनी भी 18 जनवरी की रात से ही लापता है। पाकबड़ा पुलिस हनीफ और गणपत की जानकारी के आधार पर यह मान चुकी थी कि अरमान और काजल आपसी प्रेम के चलते लापता है। ये कहना मुश्किल था कि काजल को अरमान भगाकर ले गया है या फिर दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। हनीफ पुलिस के इस फैसले से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि पुलिस उसकी सुनने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा रही थी। यहां तक कि गणपत की बेटी को भगाकर ले जाने का आरोप भी लगा रही थी, जबकि हनीफ अपने बेटे को जबरन लापता किए जाने की आशंका से घिरा हुआ था। उसे कुछ लोगों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाने की सलाह दी। हनीफ ने ऐसा ही किया और 21 जनवरी 2026 को मुरादाबाद जाकर एसएसपी सतपाल अंतिल से मिला।
उन्हें भी पूरी बात बताई और बेटे की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराने का अनुरोध किया। उसने किसी अनहोनी की आशंका जताई और कहा कि 18 जनवरी की रात को गणपत के घर से काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस समय इस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। हनीफ की शिकायत और अरमान के साथ काजल के लापता होने के मामले पर सतपाल अंतिल ने गहराई से विचार किया। वो इस फैसले पर पहुंचे कि काजल के फादर या कोई परिजन पुलिस के पास अरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने क्यों नहीं पहुंचे, जबकि वो भी उसी दिन से लापता थी। उन्होंने इस मामले को देखने के लिए सीओ राजेश कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीओ राजेश कुमार ने अपनी जांच की शुरुआत गांव उमरी सब्जीपुर पहुंचकर की। सबसे पहले वो गणपत सैनी से मिले और सवाल किया, तुम्हारी बेटी पिछले 2 दिनों से लापता है, फिर भी तुमने उस बारे में पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? इसका सटीक सा जवाब उसके फैमिली वाले नहीं दे पाए। सीओ साहब ने उन्हें अपने सभी बेटों के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाने को कहा। पुलिस का दबाव मिलने पर गणपत अपने तीनों बेटों को लेकर थाने गया। वहां पुलिस उन सभी से सख्ती से पूछताछ करने लगी। इस पूछताछ में तीनों बेटे टूट गए और कबूल कर लिया कि उन्होंने अरमान और काजल की हत्या कर दी है। दोनों को उन्होंने ही मारा है और दोनों के शवों को गांगन नदी के किनारे दफना दिया है। भाइयों ने बताया कि दोनों शवों को बोरी में भरकर गांव से 2 किलोमीटर दूर नीम करोली के मंदिर के पास लेकर चले गए थे। वही गांगन नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया था। ये जानकारी मिलने के बाद 21 जनवरी 2026 की शाम को तीनों भाइयों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने नीम करोली मंदिर के पीछे दफनाई गई अरमान और काजल के शव बरामद कर लिए। मुस्लिम युवक और हिंदी युवती के शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और अप्रिय घटना की आशंका को भांपते हुए जिला प्रशासन ने गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। खासकर उमरी सब्जीपुर गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। दोनों के शव देर रात बरामद कर लिए गए थे। युवक की पहचान 27 साल के अरमान के रूप में और युवती की पहचान 18 साल की काजल सैनी के रूप में हुई। उनके शवों का पोस्टमार्टम अगले रोज 22 जनवरी को 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया था। शवों पर चोट और गहरे जख्म के निशान पाए गए। अरमान के शरीर पर 7 चोटों के निशान थे, जबकि काजल के शरीर पर 9 चोटों के निशान थे। गणपत सैनी की छोटी बेटी काजल की प्रेम कहानी तब शुरू हो गई थी जब वो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके बाद उसने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली थी। काजल सुंदर थी। एक दिन उसकी मुलाकात पड़ोसी अरमान से हुई। तब वो उसकी कदकाठी और स्टाइल पर फिदा हो गई। इससे पहले उसने अरमान को कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। जैसे ही काजल से अरमान की नजदीकियां बढ़ी, अरमान भी उसे हसरत भरी नजरों से देखने लगा। जल्द ही उनके बीच अंकुरित हो रहे प्रेम की जानकारी दोनों के फैमिली वालों को भी हो गई। उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध कायम हो। इसे देखते हुए अरमान के अब्बू ने उसे दुबई भेज दिया। वहां अरमान टाइल्स लगाने का काम करने लगा, किंतु हर साल ईद के मौके पर घर आ जाता था। इस वजह से उसका काजल से मिलना जुलना होता रहा। ये कहे कि उनके बीच में प्रेम की ताजगी बनी रही। बीते साल 2025 में अरमान हमेशा के लिए दुबई से मुरादाबाद आ गया और यहीं टाइल्स का काम करने लगा। काजल का फोन नंबर चेंज हो चुका था। किसी तरह से उसने काजल का नया फोन नंबर हासिल कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। उसके बाद जो हुआ वो उनके प्रेम संबंध के अंत की कहानी बन गई। इस मामले में बीएनएस की धारा 103, 238 के तहत राजा राम, सतीश, रिंकू को आरोपी बनाया गया। उनसे विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया था, जहां से उन्हें मुरादाबाद जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।